हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान का एक प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जिसे 2023-24 के लिए यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है। यदि आप यकीन नहीं करते हैं तो जा करके यूपी एमएसपी साइट पर इसको चेक कर लीजिए। बिल्कुल यहीं से सारे के सारे प्रश्न बनेंगे। आप गृह विज्ञान के पेपर देने जाएंगे तो वहां से देखिएगा जितने सारे क्वेश्चन होंगे, चाहे वो बहुविकल्पी हो, वर्णनात्मक हो, लघु उत्तरी हो, अति लघु उत्तरी हो या दीर्घ उत्तरी हो, सारे के सारे क्वेश्चन यहां से मैच करेंगे। इसको ही मानक मान करके यूपी बोर्ड जो है अपना पेपर जारी करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जितने सारे क्वेश्चन है बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, मैंने सबको एक एक करके अच्छे तरीके से हल कराया है। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। समय देखिए, आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, जिसमें से आपको 15 मिनट में पूरे अच्छे तरीके से प्रश्न पत्र को पढ़ना है, अच्छे तरीके से मिला लेना है। ठीक है, चलिए अब निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, सब प्रश्न हम लोग करके आएंगे, एक भी नहीं छोड़ना है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे, खंड अ तथा खंड ब। ठीक है, खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, जिसे हमें OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देके चले आना है। और खंड ब जो है वो वर्णनात्मक है, उसमें जितने सारे क्वेश्चन है सबका हम लोग लिखित आंसर कॉपी पर देंगे। तो चलिए अब बिना देर किए हम लोग खंड अ के प्रश्नों को पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए, आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से सुरक्षित चेक है, वाहक चेक, क्रॉस चेक, दोनों या कोई नहीं। तो देखिए सुरक्षित चेक किसको माना जाता है, तो सुरक्षित चेक बाबू हो जाएगा, क्रॉस चेक को सुरक्षित चेक माना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 पढ़ते हैं कि रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए चारपाई का, डोली का, कुर्सी का या स्ट्रेचर का। तो देखिए रोगी को ले जाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो हमेशा बाबू स्ट्रेचर का प्रयोग होता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 3 है कि अशुद्ध जल से होने वाला रोग है पोलियो, पेचिस, हैजा, ये सभी। तो अशुद्ध जल से होने वाला रोग कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा कि हैजा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 4 को पढ़ते हैं कि वॉशिंग मशीन से बचत होती है समय की, श्रम की, सर्फ की या सभी चीजों की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वॉशिंग मशीन से सभी चीजों की बचत होती है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। चलिए अब प्रश्न संख्या 5 पढ़ते हैं कि ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए, बर्फ का पानी, बर्फ, ताजा पानी या घुली हुई बर्फ का पानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बर्फ का पानी जो है प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब प्रश्न संख्या 6 है कि वाटर फिल्टर में कोष्ठ होते हैं 1, 2, 3 या 4। तो वाटर फिल्टर में कितने कोष्ठ होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि 4 होते हैं। ऑप्शन 4 ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 7 पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि मोतीझरा का संप्राप्ति काल है 7 से 21 दिन, 2 से 3 दिन, 4 से 6 दिन या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 7 से 21 दिन होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है कि रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है, पाचन अंग, फुफ्फुस, हृदय या त्वचा। तो रुधिर का शुद्धि किस अंग में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फुफ्फुस में होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 9 है कि भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है, वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का या रेडियोधर्मी प्रदूषण का। तो देखिए भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू वायु प्रदूषण का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि 8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की गति होती है 60 से 70 तक, 80 से 90 तक या 62 से 80 तक या 70 से 80 तक। तो देखिए 8 वर्ष से 14 वर्ष की आयु में जो नाड़ी की गति होती है वो होती है बाबू 80 से लेकर के 90 तक। ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल सही हो जाएगा। तलने की विधि है गहरी, उथली, शुष्क या तीनों। तो तलने की विधि जो है तीनों विधि है। ठीक है, ऑप्शन जो 4 है बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब प्रश्न संख्या 12 है कि प्याज की पुलटिस किस पर बांधनी चाहिए, मोच पर, चोट पर, फोड़े पर या सभी पर। तो प्याज की पुलटिस किस पे बांधनी चाहिए, तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा कि फोड़े पर बांधनी चाहिए। अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक असंतुलन से कौन सी आपदा आती है, सूखा पड़ता है, बाढ़ आता है, भूमि बंजर होता है या ये सभी होता है। तो देखिए प्राकृतिक जब असंतुलन होता है ना, तो ये सारी घटनाएं होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है कि सूती तंतु प्राप्त होता है रसायनों से, पशुओं से, वनस्पति से या कोई नहीं। तो देखिए सूती तंतु किससे प्राप्त होता है बाबू, तब वनस्पति से होता है। ऑप्शन जो थर्ड है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है कि क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए, प्रोटीन की, वसा की, कार्बोज की या विटामिन की। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू प्रोटीन की होनी चाहिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आदर्श बजट माना जाता है संतुलित, घाटे का या बचत का या कोई नहीं। तो देखिए आदर्श बजट किसको माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बजट का बचत होता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए हम प्रश्न संख्या 17 को पढ़ते हैं। 17 हमारा क्या है कि चेचक रोग फैलता है जल द्वारा, रक्त द्वारा, वायु द्वारा या भोजन द्वारा। तो चेचक रोग किसके द्वारा फैलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वायु के द्वारा फैलता है। अब 18 नंबर क्वेश्चन है भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में होना चाहिए कुर्सी, मेज, छोटी चौकी या पट्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पट्टा होना चाहिए, ऑप्शन जो 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को कहते हैं बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल, अस्थि कंकाल या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बाह्य कंकाल कहते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि श्वास गति व नाड़ी गति में संबंध होता है 1/4, 2/3, 1/10 या 2/12। तो श्वास गति एवं नाड़ी गति में जो संबंध होता है वो होता है 1/4 का, यानी 1:4 का, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग खंड ब के पढ़ेंगे। निर्देश है कि प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघुत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए हमें 2-2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब एक एक का हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लचीले बजट से क्या तात्पर्य है या लचीले बजट से आप क्या समझते हैं। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले खंड ब वर्णात्मक प्रश्न और प्रश्नोत्तर संख्या 21, बिल्कुल ऐसे ही कॉपी लिख करके आना है। लचीले बजट लिखेंगे कि लचीला बजट जिसे परिवर्तनीय बजट के रूप में भी जाना जाता है, गतिविधि के स्तर में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन की अनुमति देता है, लचीला बजट कहलाता है। मतलब समझने का मतलब है कि लचीला बजट ऐसा है बजट है जो समय के अनुसार इसमें तुरंत परिवर्तन करना संभव होता है, तुरंत परिवर्तित भी किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग 22 नंबर पढ़ते हैं। 22 नंबर है कि ओजोन परत का क्या महत्व है, ओजोन परत का क्या महत्व है हम लोग समझेंगे। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 22 लगा करके ओजोन परत का महत्व हेडिंग लगाने के बाद आपको लिखना है कि ओजोन परत को हमारी पृथ्वी का कवच माना जाता है। ओजोन परत को पृथ्वी का क्या माना जाता है, कवच माना जाता है। कारण में लिखेंगे क्योंकि यह परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाने का कार्य करती है। ओजोन परत के बिना जीवन में संकट पड़ सकता है। ठीक है, ये जो ओजोन परत नहीं रहेगी तो जो जिंदगी है इसमें बहुत सारा दुख आ सकता है, संकट आ सकता है। चलिए अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि नाप लेने की 2 विधियों का नाम बताइए। नाप लेने की 2 विधियों का नाम हमें बताना है। अब चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 23 लगा करके लिखते हैं हेडिंग में कि नाप लेने की 2 विधियां। नाप लेने की 2 विधियां निम्नलिखित है। कौन कौन सी, तो पहला छाती के नाप के आधार पर शरीर के अन्य भागों की नाप का अनुमान लगाना, और दूसरी विधि क्या है तो प्रत्येक अंग का अलग से नाप लेना। तो इस तरह से 2 विधियां हो जाएगी नाप लेने की। अब 24 नंबर क्वेश्चन है कि मोच किसे कहते हैं। ठीक है, मोच को परिभाषित करना है, अच्छे तरीके से लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 24 लगा करके मोच देखिए लिखेंगे कि हड्डियां जोड़ के स्थान पर
एक दूसरे से बंधक सूत्रों अथवा तंतुओं से जुड़ी होती है। अचानक चलते चलते फिसलने, ऊंचे नीचे स्थानों पर पैर पड़ने अथवा गिर जाने के कारण बंधक सूत्र या तो अधिक खींच जाते हैं अथवा टूट जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे मोच कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम मोच का परिभाषा लिख देंगे, डिफिनेशन लिख देंगे, बिल्कुल अच्छे से हमको मार्क मिल जाएंगे। अब चलिए हम 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि खड़े होकर भोजन पकाने से क्या लाभ है। जब भी हम खड़े होकर के भोजन पकाते हैं तो हमें क्या क्या लाभ होता है, इसको हमें लिखना है। चलिए लिखेंगे कि खड़े होकर भोजन पकाने के लाभ कौन कौन से हैं। गृहिणी के कपड़े खराब नहीं होते हैं, बार बार उठना बैठना नहीं पड़ता है जिससे थकान कम होती है। 3 नंबर लिखेंगे कि भोजन परोसने में सुविधा भी होती है। और चौथा लिख देंगे कि रसोई घर में गंदगी कम होती है। तो इस तरह से खड़े होकर भोजन पकाने का लाभ है, लिख करके चले आएंगे। अब 26 नंबर क्वेश्चन है कि ठंडी सेक की विधियां बताइए। ठंडी सेक की कौन कौन सी विधियां है, इसे हमें बताना है। तो चलिए अब 26 नंबर में लिखेंगे कि ठंडी सेक की विधियां कौन कौन सी है। तो 3 है। ठंडी स्पंज द्वारा, ठंडी पट्टी के माध्यम से, या बर्फ की थैली के माध्यम से हम लोग ठंडी सेक देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे निर्देश। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए हमें 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब 27 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्वों की सुरक्षा के उपाय लिखिए। इस क्वेश्चन को बाबू मैंने कई बार अपने ही चैनल पर पढ़ा दिया है, तो आप लोग जा करके अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, अन्यथा आप बुक से भी पढ़ लीजिएगा, इसलिए हम लोग इसको छोड़ दिए हैं। चलिए अब हम 28 को देखते हैं। 28 नंबर क्या है? शरीर में जल के कार्य बताइए। शरीर में जल का क्या क्या कार्य है, इसे हमें बताना है। प्रश्नोत्तर संख्या 28 लगाएंगे, शरीर में जल के कार्य। अब लिखेंगे कि मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा जल से बनता है। जो हमारा शरीर है इसमें जल की कितनी मात्रा है? तो 70% है। और स्वस्थ वजन बनाए रखने, शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने, लार जैसे शारीरिक तरल पदार्थ बनाने में मदद करने के लिए नियमित रूप से मल त्याग, मांसपेशियों को कार्य ठीक तरल से होने के लिए, स्वास्थ्य और युवा दिखने वाली त्वचा के लिए पानी आवश्यक है। ठीक है, बहुत सारा जल का कार्य एक एक करके पूरा इसमें लिखा भी गया है। अब हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तब 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक साइकिल का क्रय मूल्य 1600 रुपया है। यदि इसे 2000 रुपया में बेचा गया हो तो लाभ प्रतिशत की गणना करिए, या लाभ प्रतिशत बताइए। चलिए साइकिल का क्रय मूल्य कितना दिया था? तो साइकिल का क्रय मूल्य दिया है 1600 रुपया। साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है? तो 2000 रुपया। अब बताइए 1600 की जो चीज है उसे 2000 रुपया में बेचा गया है, तो लाभ तो होगा ही। लाभ बराबर होता है बाबू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इस फॉर्मूला को याद रखिए, बार बार ये गृह गणित के माध्यम से 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं। 2000 माइनस 1600 घटा देंगे तो 400 आ जाएगा हमको लाभ। और लेकिन लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। लाभ के जगह पर लिख देंगे 400 गुणे 100 बटा में 1600। 4 से इसे 4 बार में कटाएंगे और 100 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 25% आ जाएगा एक्यूरेट आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख करके चले आएंगे। गृह गणित वाला है, ज्यादा दिक्कत होगी तो हमारे चैनल पर गृह गणित वाली वीडियो है, जा करके एनालिसिस करिए। सारे क्वेश्चन एक एक फॉर्मूले के साथ पढ़े हैं। 23 नंबर है कि खपची का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है। भाई जो खपची होता है इसका प्रयोग कब करना है, किस कारण करना है, क्यों करना है, इसका हमें उत्तर लिखना है। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 23 लगाएंगे। लिखेंगे खपची का प्रयोग दुर्घटना होने पर टूटी हुई अस्थि को सहारा देने व स्थिर रखने के लिए अस्थि भंजन में खपचियों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 31 है कि भोजन पकाने के क्या उद्देश्य है, समझाइए। भोजन पकाने का क्या उद्देश्य है, इसे हमें समझाना है। बाबू
तो प्रश्नोत्तर संख्या 31 लगा करके लिख करके आएंगे कि भोजन पकाने के उद्देश्य, भोजन पकाने के निम्नलिखित उद्देश्य है भोजन को सुपाच्य बनाना। सबसे पहले जो भोजन है वो पचने योग्य बन जाता है जब हम लोग उसे पकाते हैं। तो भोजन को स्वादिष्ट बनाना, भोजन में स्वाद भी आता है। भोजन को आकर्षण बनाना, भोजन जो होता है वो आकर्षक दिखने लगता है। भोजन को कीटाणु रहित बनाना, ठीक है, यदि किसी प्रकार के उसमें कीटाणु है वो भी सब नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। आगे है संरक्षण करना, भोजन को संरक्षित करने के लिए भी पकाया जाता है। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 32 के तरफ बढ़ते हैं। तो 32 पढ़ने से पहले हम लोग निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में लिखा है कि प्रश्न संख्या 32 से लेकर 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 32 और 33 में विकल्प दिए गए हैं, एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग हमें 100 शब्दों के अंतर्गत लिख करके चले आना है। ये बड़ा वाला क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरी वाला, इसके लिए हमें 6 नंबर मिलेंगे। यहाँ से 3 को हो जाएगा 18 नंबर। चलिए अब 32 पढ़ते हैं कि है क्या। पारिवारिक व्यय का क्या तात्पर्य है? पारिवारिक व्यय को परिभाषित करने वाले कारकों का वर्णन करिए, अथवा गृह गणित क्या है और इसके महत्व को बताइए। गृह गणित का क्या महत्व है, क्या है, इसके बारे में हमें डिफाइन करना है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 32। अब हम लिखेंगे गृह गणित वाला, अथवा वाला करके आंसर दिए हैं तो अथवा वाला ही दे देते हैं। लिखिए गृह गणित है क्या, हेडिंग लगा करके लिखेंगे कि गणित अर्थात संख्याओं के विज्ञान को जब गृह कार्यों तथा गृह व्यवस्था संबंधी क्रियाकलापों में इस्तेमाल किया जाता है तब उसे हम लोग गृह गणित कहते हैं। ठीक है, इस तरह से गृह गणित का परिभाषा लिखने के बाद अब महत्व लिखेंगे कि गृह गणित का महत्व क्या है। तो लिखेंगे गृह गणित का महत्व हेडिंग लगा करके कि गृह गणित का ज्ञान गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए अति आवश्यक होता है। आहार एवं पोषण विज्ञान, वस्त्र विज्ञान आदि का अध्ययन करने के लिए कुछ गणनाएं अवश्य ही करनी पड़ती है। जब भी हम लोग गृह गणित का जब ज्ञान होगा तब भी हमारा जो है गृह विज्ञान में हम लोग कुछ गणनाएं कर सकते हैं, बजट बना सकते हैं, इस प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं। गृह प्रबंध तथा पारिवारिक बजट के सैद्धांतिक अध्ययन एवं व्यवहारिक उपयोग के लिए भी गृह गणित का ज्ञान आवश्यक होता है। आगे लिखेंगे कि इन तथ्यों को भी ध्यान में रखकर ही गृह विज्ञान की छात्राओं को गृह गणित के रूप में सामान्य गणित का शिक्षा प्रदान की जाती है। गृह गणित यदि आप नहीं जानते हैं तो जो भी डाटा होगा आप अच्छे तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जरूरी भी है। इस प्रकार गृहिणियों के लिए भी गृह गणित का ज्ञान होना अति आवश्यक और महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 33 नंबर, भोजन परोसने की विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए, अथवा करके दिया है कि रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है, समझाइए। या तो भोजन परोसने की जो विधियां होती है उसे आप विस्तार से लिखेंगे, अन्यथा करके इसका लिख देंगे कि रोगी का आहार तैयार करते समय हमें किन बातों का ध्यान देना है, इसे हमें समझा करके लिख देना है। तो चलिए हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 33 का उत्तर लिखेंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 33 में सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे कि रोगी का भोजन तैयार करते समय निम्न बातों को ध्यान रखना। कौन कौन से ध्यान रखना है? भोजन सफाई से स्टील या कलई किए गए बर्तनों में बनाया जाना चाहिए। जो भोजन है बिल्कुल साफ सुथरे बर्तन में, स्टील में या कलई किया हुआ बर्तन में ही बनना चाहिए। अगला है कि भोजन इस प्रकार तैयार होना चाहिए कि उसके पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन हो गया, खनिज हो गया, लवण, विटामिन आदि नष्ट न होने पाए। ठीक है, 3 नंबर में लिखेंगे कि भोजन डॉक्टर के निर्देशानुसार तैयार करना चाहिए। जब हम रोगी का भोजन तैयार कर रहे हैं तो डॉक्टर का भाई सलाह होना चाहिए कि रोगी को क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है। चलिए 4 नंबर में लिखेंगे कि रोगी के भोजन में चटपटे मसाले, घी व तेल का कम से कम प्रयोग करना होगा। ठीक है, चटपटे मसाले, घी, तेल इनका प्रयोग कम करना है। 5 नंबर में लिखेंगे भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार काला नमक व काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसका आवश्यकता अनुसार ही करना है, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। चलिए अब 6 नंबर में लिखेंगे कि रोगी को अधिकतर हल्का भोजन जैसे खिचड़ी, डबल रोटी, हल्की फुल्कियाँ, पालक की सब्जी इत्यादि देना चाहिए। ठीक है, रोगी को हमेशा हल्का भोजन ही देना जरूरी होता है। तो इस तरह से 33 का हम लोग
आंसर लिख करके चले आएंगे। अब हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन 34 नंबर है कि घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है। एक गृहिणी को इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, इसे अच्छे तरीके से हम लोग लिखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है बाबू, लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 34, उसके बाद लिख करके आएंगे कि घर में सिलाई करने से वस्त्र कम समय में और जिस समय की आवश्यकता हो उसी समय तैयार किए जा सकते हैं। जो वस्त्र है समय भी कम लगेगा और आपका जब आवश्यकता होगा उसके हिसाब से कर लेंगे, क्योंकि घर पे सिलाई हो रही है। दर्जी बहुधा वस्त्र की सिलाई में अधिक समय लगाते हैं। देखा गया है कि जब भी वस्त्र आप दर्जी के यहाँ सिलवाते हैं तो लोग ज़्यादा टाइम भी मांगते हैं, तो ये भी एक फायदा हो जाएगा कि घर में टाइम भी कम लगेगा। दर्जी अपेक्षाकृत अधिक कपड़ा भी लेता है। घर में वस्त्र नाप के अनुसार उचित रूप से बनाए जा सकते हैं। वस्त्र सिलने पर बच्चे टुकड़े का उपयोग छोटे बच्चों के कपड़े, थैले, थैलियों आदि बनाने में किया जा सकता है। जब आप घर पे कपड़ा को सिलेंगे तो जो कपड़ा बचेगा उससे छोटे छोटे जो थैला है, थैलिया है या बच्चों के कुछ वस्त्र हैं उसे आप सिल सकते हैं। घर में सिलाई कार्य में दक्षता प्राप्त कर लेने पर वे इसे लघु उद्योग के रूप में भी अपना सकती है। ठीक है, कहा गया है कि यदि ये सिलाई अच्छे तरीके से करने आ जाए तो आप उसे उद्योग धंधे के रूप में भी, छोटा उद्योग के माध्यम से आप कमीनी भी कर सकते हैं, मतलब दूसरों का भी सिल सकते हैं। चलिए, वस्त्रों की सिलाई का कार्य प्रारंभ किया जा सकता है और लघु व्यवस्था स्थापित किया जा सकता है। ये सारी चीजें जो है घर में वस्त्रों को सिलने के फायदे हैं। अब चलिए, यहाँ से आपका बाबू पूरा का पूरा जो पेपर का सॉल्यूशन है, ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र था, सबका मैंने एक एक और सटीक तरीके से आपको उत्तर समझा दिया, पढ़ा दिया। तो यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक हम आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।